Hello students, good evening and I welcome you all to IFS. And in today's class, we are going to look at the question and answers from the past previous 10 years. Okay. So yesterday we discussed about topics such as prepositions, degree of comparison, then modal auxiliaries, and not only but also. And in today's class, we are going to discuss question and answers जो previous year question papers में इन topics से related पूछे गए थे. तो आज के lecture में हम वो 10 questions देखेंगे जो previous 10 years में पूछे गए थे related to all these 4 topics. तो कल हमने क्या क्या पढ़ा? जनरल जो भी 5 टाइप के प्रेपोजिशंस होते हैं, उसके बाद फिर हमने फिर उसमें कौन कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं, फिर हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब कल हमने देखा. तो देयर आर प्रेपोजिशंस सच एज इन, ऑन, ऑफ. उसके बाद फ्रेजल प्रेपोजिशंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही हमेशा यूज होते हैं, जैसे हमेशा ऑन टाइम, ये हमेशा साथ में यूज होता है. एट होम, ये हमेशा साथ में यूज होता है. ओके, तो इस तरह के हमने फ्रेजल प्रेपोजिशंस देखे, हमने सिंपल प्रेपोजिशंस देखे, हमने कंपाउंड प्रेपोजिशंस देखे. ओके, तो ये सारे प्रेपोजिशंस हमने कल स्टडी किए थे. उसके बाद हमने एक और चीज स्टडी की, वो थी डिग्री ऑफ कंपैरिजन. तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने क्या स्टडी किया? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो डिग्रीज 3 टाइप की होती है, सिंपल, कंपाउंड, सॉरी डिग्रीज जो 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव. ठीक है, तो ये 3 डिग्रीज हमने डिस्कस की. तो जब भी हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है तो उसमें 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है. तो जब भी ये 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, हमेशा सेंटेंस जब भी फॉर्म होता है तो उसमें दैन यूज होता है. तो जहां भी कहीं दैन यूज हो रहा हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री है, ये पता होना चाहिए. दैट हर हाउस इज बिगर दैन माइन. जब हमने ये डिस्कस किया, दैन माइन, उसका घर मुझसे बड़ा है, 2 चीजों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन हुआ. ओके, तो ये हमने देखा. और सुपरलेटिव में द यूज होता है, THE, द, ये यूज होता है आर्टिकल. तो जब भी अगर दैन यूज नहीं हो रहा हो और द यूज हो रहा हो तो आपको क्या पहचानना है कि वो सुपरलेटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री में किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं होता. तो ये हमने सेकंड चीज डिस्कस की. फिर हमने रूल्स देखे, कौन कौन से रूल्स में होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. अगर ये हो तो इसमें जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है उससे ही हमने वो वाले एडजेक्टिव से ही उसकी कंपैरेटिव और उसकी सुपरलेटिव नहीं बनती. बैड, वर्स, वर्स्ट, ये जो होता है इसमें भी नहीं बनती. लेकिन कुछ ऐसे होता है, जैसे कल हमने डिस्कस किया डल, डलर, डलेस्ट. तो जो पॉजिटिव, जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसी से हमने क्या किया, उसी से हमने हमारी कंपैरेटिव और हमारी सुपरलेटिव डिग्री भी हमने बनाई थी. ओके, तो ये कुछ रूल्स हमने कल डिस्कस किए. तो this was about degree of comparison. Then we also discussed the third topic, that was modal auxiliaries. So there are different types of modal auxiliaries. Modal auxiliaries जो कि हमें modality के बारे में बात करते हैं, जो helping verbs, for example can, could, may, might, will, would, shall, should, must. Okay, एंड मस्ट का पास्ट टेंस ought to होता है. तो ये भी हमने डिस्कस किया. फिर इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ कैन कहाँ आप यूज करोगे, कुड कहाँ यूज करोगे, विल कहाँ यूज करोगे, शैल कहाँ यूज करोगे, ये सारा कुछ हमने कल मॉडल ऑक्सिलरी ये टॉपिक में डिस्कस किया था. एंड द लास्ट वन दैट वी डिस्कस येस्टरडे, दैट वाज नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कब होता है,
जब भी हमें सेकंड, हमारा एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, अब ये पूरे सेंटेंस में दो पार्ट्स होंगे, तो जो ये दो पार्ट्स है उस जब हमें सेकंड पार्ट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करना होता है, फोकस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, तब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो स्मार्ट, मतलब वो ब्यूटीफुल तो है ही लेकिन वो स्मार्ट भी है। तो जब हमें स्मार्ट, जो सेकंड हमारा पार्ट था शी इज स्मार्ट, उस पे जब हमें फोकस करना था, वो बात हमें हाईलाइट करके बतानी थी, तब हमने क्या किया, हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो भी दो सेंटेंस में दो जगह पे यूज होता है। एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें बीच में यूज होता है, जैसे शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो स्मार्ट, तो ये बीच में यूज हो गया। और सेकंड कहाँ यूज होता है, स्टार्टिंग में ही नॉट ओनली आप लगा सकते हैं। नॉट ओनली डज ही प्लेज गिटार बट ऑल्सो राइट्स हिज ओन सॉन्ग्स। जब हमने ये सेंटेंस डिस्कस किया तो इसमें हमने कहाँ लगाया नॉट ओनली, स्टार्टिंग में हमने यूज किया। तो ये दो टाइप्स हमने देखे जिसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो भी यूज कर सकते हैं। तो दैट वाज द क्विक रिवीजन ऑफ व्हाटएवर वी डिस्कस्ड यस्टरडे। तो इसका क्या यूज होगा, अब जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आप पता चलेगा कि आपको कैसे उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स मूव विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यस, अ वेरी गुड इवनिंग। तो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आई होप यू कैन सी द होल क्वेश्चन क्लियरली। Okay, so our first question says Rajiv Gandhi Khel Ratna Award was conferred dash Mary Kom, a 6-time world champion in boxing, recently in a ceremony dash the Rashtrapati Bhavan, the president's official residence in New Delhi. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ एक है, दिस वन। तो दिस इज आवर फर्स्ट ब्लैंक एंड आवर सेकेंड ब्लैंक इज हियर। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक को है और यहाँ पे एक और है। नाउ वी हैव टू, अब पहले समझिए इसमें करना क्या है। तो अब ऑप्शंस देखिए, विथ, एट, ऑन, इन, टू, ये सारे क्या है, ये सारे तो है हमारे प्रेपोजिशंस। तो अगर आपको क्लियरली नहीं बताया है कि आपका क्वेश्चन, अब आपको क्या दिए, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको पर्टिकुलरली नहीं बताया कि यहाँ पे प्रेपोजिशंस ही सिलेक्ट करने, लेकिन आपको ऑप्शन में तो प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें करेक्ट प्रेपोजिशंस फिल करने हैं। तो वो आप कैसे करोगे, नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज कन्फर्ड, अब क्या हुआ यहाँ पे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किनको दिया गया था। ओके, ऑन मैरी कॉम, अ 6-time वर्ल्ड चैंपियन इन बॉक्सिंग। ओके, so who is she is 6-time world champion in boxing, recently in a ceremony, कहाँ पे हुई थी वो, एट, ओके, सो कहाँ हुई थी, एट द राष्ट्रपति भवन। तो जब भी हमें पता होता है कि कुछ प्लेस है तो हम क्या यूज करते हैं, एट, ये प्रेपोजिशन यूज करते हैं। और वो किसी को तो दी गई थी तो हम क्या, कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, टू। ओके, तो कॉन्फर्ड टू मैरी कॉम और फिर एट राष्ट्रपति भवन। अब पहले ब्लैंक में टू और सेकंड ब्लैंक में अगर एट है तो कौन सा आंसर है हमारा करेक्ट,
डी आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, तो ये इस तरह से हमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। The untimely loss of life is a cause of serious global concern as thousands of people get killed dash accidents every year while many other die dash diseases like cardiovascular disease, cancer etc. अब इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी आपको करेक्ट प्रेपोजिशन ही फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, रिलेटेड टू prepositions। ओके, तो ये भी preposition का ही क्वेश्चन है। तो अब आपको करना क्या है, तो करेक्ट preposition यहाँ पे फिल करना है। अब आपको preposition जब आप फिल कर रहे हो तो बेसिक क्या याद रखना है आपको, सेंटेंस का पहले मीनिंग समझना है, तभी आप करेक्ट ब्लैंक यहाँ पे फिल कर सकते हो। So the untimely loss of the life is cause of serious global concern। ग्लोबल कंसर्न मतलब सबके लिए ये चिंता बन गया है। As thousands of people get killed, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कब मारे जाते हैं, एक्सीडेंट्स के टाइम। तो ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स, ओके, एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स। अब ड्यूरिंग वाला कौन सा है, एक ही है ये सी, लेकिन हम फिर भी क्रॉस चेक करके देखेंगे कि क्या फ्रॉम हमारे सेकंड ब्लैंक में फिट होता है या नहीं। तो एक्सीडेंट्स एवरी ईयर व्हाइल मेनी अदर डाई फ्रॉम डिजीजेस, किसकी वजह से मरते हैं, डिजीजेस की वजह से, फ्रॉम diseases like cardiovascular disease, cancer etc. ओके, तो हमें हमारा आंसर क्या मिला, सी। तो हमारे फर्स्ट ब्लैंक में हमने क्या यूज किया, ड्यूरिंग, और हमने सेकंड ब्लैंक में क्या यूज किया, डाई फ्रॉम डिजीजेस। ओके, so this is how we solved our question number 2. So what is the correct answer here? The correct answer is during, C. The answer is C, during and from. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। द फिशरमैन डैश द फ्लड विक्टिम्स ओन देयर लाइव्स वर रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, फिशरमैन डैश द फ्लड विक्टिम्स। ओके, तो डैश द फ्लड विक्टिम्स ओन, ओन मतलब वो देते हैं, मतलब किन की वजह से इन फ्लड विक्टिम्स की जान बची है, फिशरमैन की वजह से। ओके, देयर लाइव्स वर रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये फिशरमैन जिन्होंने ये फ्लड विक्टिम्स की जान बचाई है, तो whom यहाँ पे क्या यूज होगा, whom आई एम सॉरी। तो क्या यूज किया हमने यहाँ पे, द फिशरमैन whom द फ्लड विक्टिम्स ओन देयर लाइव्स। whom ये जो तो जैसे टू विच और व्हाट, दैट, तो ये दोनों पर्सन के लिए, लिविंग थिंग के लिए नहीं यूज होता, ये यूज होता है मोस्ट प्रोबेबली नॉन लिविंग थिंग के लिए। ओके, और ये भी। अब बचा कौन सा, ए और सी। तो द फिशरमैन टू whom the flood victims owned their lives were rewarded by the government। अब ये जो दोनों ऑप्शंस है, वैसे देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो लेकिन उसमें से भी मोस्ट प्रोबेबली जो यूज हुआ है वो आंसर ए है, whom। अगर आप टू whom भी अगर आप सिलेक्ट करते हो सो दे विल नॉट गिव यू रॉन्ग, बट लेकिन whom जो है ये ज्यादा यूज आंसर बहुत लोगों ने सिलेक्ट किया था और वो करेक्ट था। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उन्होंने हाईलाइट की है यहाँ पे एक चीज। ओके,
चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है वो इसमें हमें क्या करना है, पहचानना है। तो अब सारे सेंटेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़िए। क्या है, दे गेव अस द मनी बैक लेस द सर्विस चार्जेस ऑफ 300 rupees. Then this country's expenditure is not less than that of Bangladesh. तीसरा, the committee initially asked for a funding of 50 lakh rupees but later settled for a lesser sum. उसके बाद this country's expenditure on educational reforms is very less. तो अब इसमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली? तो अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे लेस सर्विस चार्जेस 300 rupees, लेस दैन बांग्लादेश। ओके, सो कंट्रीज एक्सपेंडिचर तो दैन यूज हुआ है दो चीजों में कि अपनी ये जो दिस कंट्री प्लस बांग्लादेश इन दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ है, दैन यूज हुआ है, तो इसीलिए ये करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। द कमिटी इनिशियली आस्क्ड फॉर अ फंडिंग ऑफ 50 लाख रुपीज बट लेटर सेटल्ड फॉर अ लेसर सम, मतलब उससे थोड़ा सा कम, लेस लेसर लीस्ट बोलते हैं। तो लेसर सम मतलब उससे थोड़ा कम। ओके, इसमें भी कंपैरिजन हुआ है तो ये भी करेक्ट है। और फिर इनकरेक्ट कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन जो है वो है इनकरेक्ट। तो दिस कंट्रीज एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इज वेरी लेस। फिर ये हमारा वेरी लेस नहीं होता, लेस लेसर लीस्ट ये यूज होता है, सो इज लेस ये यूज होना चाहिए था। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट आंसर है, दिस कंट्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म्स इज वेरी लेस, ये करेक्ट आंसर है, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ओके, तो ओके, सो टू हुम, लास्ट क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, टू हुम नहीं आएगा स्टूडेंट्स, मतलब टू हुम आएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, टू हुम भी अगर आप करेक्ट करोगे तो भी वो आंसर रॉन्ग नहीं देंगे, लेकिन ये जो होता है एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं। ओके, तो इसीलिए वो ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस को जो कोई सिलेक्ट करता है उसको वो प्रायोरिटी देते हैं, तो whom को इस तरह से प्रायोरिटी है, इसीलिए वो whom सिलेक्ट किया गया है आंसर। लेकिन to whom, अगर whom नहीं है to whom दिया है तो आप जरूर टिक कर सकते हैं to whom को भी, वो भी करेक्ट आंसर होगा आपका। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर of diameter 1 unit is dash than the volume of a cube of side 1 unit। अब स्टूडेंट्स आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे और हमने अभी जो कुछ भी रिवाइज किया उस पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या यूज हुआ है, than यूज हुआ है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कौन सी दो चीजों के बीच में हुई है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 1 यूनिट एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 यूनिट। अब दैन यूज हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है। ओके, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है। तो इसमें और यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो है दैन। तो जब भी दैन यूज होता है तो हमें कौन सा टाइप यूज करना है, डिग्री का सेकंड टाइप जो कि है कंपैरेटिव डिग्री, और हमें पता ही ये कंपैरिजन किन दो चीजों के बीच में हुआ है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमने पहले भी डिस्कस किया लेस लेसर लीस्ट ये होता है,
तो लो तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो एज इट इज कैंसिल हो गया। तो अब दो चीजों के बीच में जब कंपैरिजन है, तो नाउ टेल मी क्विकली कि आपको क्या लगता है कौन सा आंसर फर्स्ट थ्री में से करेक्ट होगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या है? अब इनका कैसे होगा, लेस लेसर लीस्ट आएगा, लेसर लेस लीस्ट, या लीस्ट लेस लेसर, क्या होता है जब हम बनाते हैं? अब भी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था, क्या आंसर हो सकता है? और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, तो आप ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स है इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी वजह से आपका ये क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए आते हैं। ओके, these questions carry 1 mark each question, so you can easily get your 1 mark in these type of questions. Okay, so the answer is B. No students. Answer cannot be B. The correct form that we use is less. Less पहले आता है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ओके, तो लेस इज पॉजिटिव फॉर्म, फिर लेसर आता है, ये हो गया कंपैरेटिव। ओके, एंड फिर आता है लीस्ट, तो लीस्ट हो गया सुपरलेटिव। ओके, तो अब हमें जब हम क्या करते हैं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम? कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं। डिग्री कौन सी यूज होती है? कंपैरेटिव यूज होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए कौन सा है? लेसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, लेसर। क्लियर विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन? So this is your answer, lesser. अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है? An apple cost ₹10, an onion cost ₹8. Select the most suitable sentence with respect to grammar and usage. मतलब इसमें क्या करना है? इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जो दो सेंटेंस दिए हैं और फिर आपके 4 ऑप्शंस हैं, तो वो दो सेंटेंस के जब आप उन दो सेंटेंस को कंपेयर करोगे, तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, वो आपको चेक करना है यहाँ पे। तो कैसे करोगे? अब आप पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ग्रेटर देन एन अनियन। ओके, तो एप्पल की प्राइस अनियन से ज्यादा है। सेकेंड सेंटेंस है द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज मोर देन अनियन। ओके, तो एप्पल की प्राइस अनियन से ज्यादा ही बोला है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मोर बोला है और यहाँ पे ग्रेटर बोला है। ओके, ग्रेटर ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है। थर्ड, द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन अनियन। ये ज्यादा स्पेसिफिक आंसर है हमारा। ओके, उसके बाद मतलब ज्यादा स्पेसिफिक आंसर नहीं है, ज्यादा स्पेसिफिक स्टेटमेंट या ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है। एंड उसके बाद क्या है लास्ट हमारा? डी, एप्पल्स आर मोर कॉस्टलियर देन अनियंस। तो कॉस्टलियर, अब आप यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। मोर
और ये ER, ये दोनों कभी साथ में नहीं यूज होते। या तो आप सिर्फ कॉस्टलियर बोलो या फिर आप मोर कॉस्ट बोलो। ओके, तो अब ये मोर कॉस्ट होता ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेशन। ओके, तो क्या होता है कॉस्टलियर। तो जब आप कॉस्टलियर बोलते हो तो इस मोर की जरूरत ही नहीं होती सेंटेंस पे। ओके, तो ये तो हमारा ऑप्शन अब कैंसिल हो गया। बचे अपने पास सिर्फ तीन ऑप्शंस। तीन ऑप्शंस में से द प्राइस ऑफ एन एप्पल। अब देखिए, अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम एक ही सेंटेंस में बहुत ज्यादा बता पाए। तो हमें दैन दैट ऑफ एन एप्पल, दैट ऑफ एन, ये दैट ऑफ, ये इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो ये एक्स्ट्रा है सेंटेंस में, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज मोर देन अनियन। मोर देन तो है, ज्यादा तो है अनियन से, लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड होता है, तो ग्रेटर होता है। ओके, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है, दैट द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ग्रेटर देन एन अनियन। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए। ओके, अब ये 6th क्वेश्चन हो गया। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th वन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, आई एम पॉजिटिव दैट आई एम डैश देन माई लिटिल ब्रदर। अब इसमें क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है मुझ में और मेरे छोटे भाई में। ओके, तो जब हमें कंपैरिजन करना होता है तो अब इंटेलिजेंट, ये वर्ड हमारा जो है इंटेलिजेंट, ये वर्ड है हमारा। ओके, अब इंटेलिजेंट का पहले तो आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तीनों डिग्री बनानी है। तो अब हमारा रूल क्या कहता था कि जब टू या 4 से ज्यादा सिलेबल अगर आ रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, मोर, ये यूज करना है। जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब तो हमारा इंटेलिजेंटर, ये वर्ड रॉन्ग है, ऐसे हम यूज ही नहीं करते। ओके, फिर अब बचा क्या, मोर, फिर अब ये मोर तो यहाँ पे भी इंटेलिजेंटर ही यूज हुआ है, तो मोर इंटेलिजेंटर भी नहीं यूज होता। तो या तो मोर इंटेलिजेंट होगा या मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। अब हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर कंपैरेटिव के लिए यूज होती है और मोस्ट ये सुपरलेटिव के लिए यूज होती है। ओके, इसीलिए अब कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन, हम दो चीजों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, आई में और माय लिटिल ब्रदर में। ओके, इसीलिए हम कौन सा यूज करेंगे, मोर इंटेलिजेंट, ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री शो करता है और हमें भी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ही चाहिए है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी। ओके, तो ये भी हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या यूज हुआ है, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, शैल, विल, वुड और कैन। तो ये सारी चीजें किस में आती है, हु कैन टेल मी फास्ट, व्हाट आर ऑल दीज, शैल, विल, वुड, कैन, ये सब क्या होता है। क्विकली,
Absolutely correct. These are all modal verbs. Okay, and these are also called as modal auxiliaries. Okay, तो ये तो है मॉडल वर्ब्स. अब हमें पता चल गया कि करना क्या है. अब हमें इसमें से करेक्ट मॉडल वर्ब यहाँ पे हमारे ब्लैंक में सिलेक्ट करना है. तो डैश आई असिस्ट यू, ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क. मतलब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवाइस दे रहे शायद से. देखिए कौन सा, आपको क्या लगता है कौन सा मॉडल वर्ब यहाँ पे फिट होगा. कौन सा, विल का यूज क्या होता है, वुड का क्या होता है, कैन का क्या होता है. कैन एबिलिटी बताता है, विल जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी बताता है, वुड उसका ही पास्ट टेंस है. तो शैल जो यूज होता है वो यूज होता है एडवाइस के लिए. ओके, तो शैल आई असिस्ट यू, और ये एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या मिला हमें, शैल आई असिस्ट यू. ओके, विल नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, विल आई असिस्ट यू नहीं होगा, कैन आई असिस्ट यू भी नहीं होगा, आई कैन असिस्ट यू हो सकता था. एबिलिटी बता रहे हो कि आप वो चीज कर सकते हो. ओके, लेकिन क्वेश्चन में आप कैन आई असिस्ट यू नहीं बोलोगे. उससे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, शैल. तो शैल आई असिस्ट यू. ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट कविता, द आंसर इज शैल. अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी का ही क्वेश्चन है. तो व्हाट आर क्वेश्चन सेज, I was afraid that if I asked him again, he dash refuse. Okay? तो अगर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं फिर से उसे पूछूंगी या पूछूंगा वो मना कर देगा. तो यहाँ पे हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी है, कैन, मे, माइट और कुड. तो इसमें कैन तो नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ एबिलिटी बताने जैसी कुछ चीज है ही नहीं. मे और कैन का ही पास्ट टेंस कुड होता है, तो हमारे ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए. ओके, उसके बाद फिर हमारे ऑप्शन क्या बचे, मे और माइट. अब माइट का यूज क्या होता है, माइट कहाँ यूज करते हैं हम, आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हिम अगेन ही मे रिफ्यूज भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बता रहे. ये मे और माइट का काम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बताना. तो ये जो प्रोबेबिलिटी, तो जब 100% प्रोबेबिलिटी पता हो हमें, प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज अगर 100% हो, बहुत ज्यादा चांसेस, 100% चांस आपको लग रहे कि नहीं वो मना ही करेगा, तो तब आप क्या यूज कर सकते हो, माइट. ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, माइट. ही माइट रिफ्यूज. ओके, ये हो गया. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है ही वॉज नॉट ओनली. अब फोकस कीजिए, यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है नॉट ओनली. नॉट ओनली ऑलरेडी दिया है. तो अब आपको, आप ऐसे ही सेंटेंस मत पढ़िए, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर नॉट ओनली दिया है तो हम तो पूरा हमने टॉपिक पढ़ा है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो. तो देखिए क्या ऑप्शन में बट ऑल्सो है, यस है. तो फिर क्या आएगा, ही वॉज नॉट ओनली अक्यूज्ड फॉर द थेफ्ट बट ऑल्सो ऑफ कॉन्स्पिरेसी. तो उसको सिर्फ थेफ्ट के लिए नहीं अक्यूज किया गया था, तो कॉन्स्पिरेसी के लिए भी किया गया था. ओके, तो इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो, रादर देन और बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. क्यों टाइम वेस्ट करना है बाकी के ऑप्शंस देख के, आपको ऑलरेडी पता है नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, और ये कहाँ यूज हुआ है, सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है. ओके, सो इस तरह से आपको आपके सारे क्वेश्चंस
सॉल्व करने हैं। तो अभी हमने कौन कौन से टॉपिक पे देखे, प्रेपोजिशंस पे। अब हमारा पूरा इंग्लिश ग्रामर का पूरा, पहले हमने टेंसेस पे सारे क्वेश्चंस किए, उसके बाद हमने अब प्रेपोजिशंस पे क्वेश्चंस देखे, फिर हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पे देखे, फिर हमने मॉडल ऑक्सिलरी पे देखे, और एक ही क्वेश्चन अब तक सिर्फ, लेकिन वो भी एकदम रीसेंट ईयर में पूछा गया था, वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो पे। अब आपको पता है कि कितना इजी है ये नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो अगर क्वेश्चन अभी आपके 2021 में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो you can easily solve it. Okay, so this is how you need to solve all the questions related to all these grammar topics. ये बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, बस आपको छोटी सी चीज़ें पता होनी चाहिए, कहाँ पे क्या यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, then you will definitely get your marks. अब ये हमने इंग्लिश ग्रामर देखा। अब हम हमारे कल के लेक्चर में हम जो हमारी वोकैबुलरी रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो हम स्टडी करेंगे। उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, जैसे चूज अप्रोप्रिएट वर्ड, फिर ऑप्शन दैट बेस्ट सूट्स फॉर, ये सारे कंबाइन क्वेश्चन, इसमें क्या कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हम कल देखेंगे। और हम सिनोनिम और एंटोनिम के भी देखेंगे। सो व्हाट आर सिनोनिम्स? Synonyms are the similar words, and what are antonyms? Antonyms are the opposite words. Okay, so this is all we are going to study in our tomorrow's class. So that's it for today. You revise everything whatever we have discussed as of now, and let's meet tomorrow with our very brand new topic, that is vocabulary. Okay, bye, have a good day.